हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए, आपका अध्याय नंबर फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या रह गई है उसमें, तो वो आप अपने कमेंट में लिखेंगे और मैं उनको सॉल्व करा दूंगा। आज आपका अध्याय नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है संततता तथा अवकलनीयता। तो देखिए, संततता को पढ़ने से पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा 11th क्लास में, सीमा। क्या पढ़ा है? सीमा, जिसको आप क्या बोलते हो? लिमिट। तो संततता को पढ़ने के लिए आपको सीमा की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक दो लेक्चर सीमा पे लूंगा, उसके बाद मैं आपका संततता स्टार्ट करूंगा। तो देखिए, सीमा तो आपने देखा था एफ एक्स बराबर ए पर फलन का मान और संततता में उसकी सीमा में क्या अंतर है। देखिए, जब आप एफ एक्स का एक्स बराबर ए पर मान निकालते थे तो आप क्या करते थे? डायरेक्ट इस एक्स की जगह पे क्या रखते थे? ए। जैसे कि आपको दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आपको वैल्यू निकालनी है एफ एक की। तो आप क्या करेंगे? आप जहां आपको x दिख रहा है वहां क्या रखेंगे? a। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपका 2। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आपने x बराबर 1 पर fx का मान निकाला तो क्या किया आपने? जहां आपको x दिख रहा था वहां आपने x को क्या पुट किया है? a। लेकिन अब बात कर रहे हैं इस एक पर इस फलन की सीमा क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो ये बात करते हैं, x की आपको दिया है कोई फलन fx, उसकी जो a पर सीमा है, a पर जो सीमा है उसको हम व्यक्त करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx से। x का मतलब है x a की ओर अग्रसर हो तो fx का मान। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, इसमें एक शब्द है x टेंड्स टू a। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो सीमा पढ़ने से पहले आप सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि x टेंड्स टू a का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप समझेंगे x टेंड्स टू a का अर्थ। x टेंड्स टू a का अर्थ देखिए, x टेंड्स टू a, इसको हिंदी में बोलते हैं x a की ओर अग्रसर है। तो इसमें क्या होता है? x का मान a की ओर बढ़ता जा रहा है, a की ओर चलता जा रहा है, तो a के बहुत नजदीक और नजदीक और नजदीक, लेकिन x का मान कभी a के बराबर नहीं हो सकता। जैसे कि आप देखिए, आपका ये x बराबर a है, तो आप इसके बहुत यहां पर आपका जो x है वो टेंड कर रहा है किसकी ओर? a की ओर। इसका मतलब है आप इधर से स्टार्ट जा रहे हो और आप कहां पहुंच रहे हो? a की तरफ, लेकिन ये कभी x a के बराबर नहीं होगा। तो x है वो a के पास है, बहुत नजदीक है, लेकिन कभी भी a के बराबर नहीं है। तो आप देखिए, आप x को x की तरफ x बराबर a पर आप a पर या आपको कोई पॉइंट है क्या? a। दो तरीके से आ सकते हो, एक इधर से और एक इधर से, अर्थात इसको आप बाएं साइड से भी आ सकते हो। ये कौन सा? आपकी बाएं साइड, और ये आपकी दाईं साइड। आप दो तरफ से आ सकते हो, इधर से भी जा सकते हो और इधर से भी आ सकते हो। दोबारा से सुनेंगे, आप a पर इधर से इस साइड से भी आ सकते हो और इस साइड से भी आ सकते हो। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, x टेंड्स टू a का अर्थ क्या होता है। जो आपका x है वो a के बहुत नजदीक है, x का मान a के नजदीक और नजदीक और नजदीक, लेकिन कभी a के बराबर नहीं होता है। तो इसको लिखेंगे x का मान a के नजदीक
पहुंचता है, लेकिन कभी भी x a के बराबर नहीं होता है। जो x टेंस टू a का अर्थ है x का मान a के नजदीक, आप कितने भी नजदीक चले जाइए लेकिन x का जो मान है उसके नजदीक तो होता है लेकिन उसके कभी बराबर नहीं होता है। अर्थात आप ये नहीं कह सकते x टेंस टू a implies x is not equal to a। x a की ओर अग्रसर है, इसका मतलब ये क्या हुआ, x does not equal to a। तो x टेंस टू a और x बराबर a दोनों बराबर नहीं है। x टेंस टू a का मतलब है x है जो आपका a के बिल्कुल नजदीक है। अब देखिए दूसरा है x टेंस टू इंफिनिटी का, x अनंत की ओर अग्रसर है, इसका मतलब क्या है। देखिए x का जो मान है, x का मान है, आपको जो है आप कोई भी मान सोच लीजिए कितना भी बड़ा, तो वो आपका जो x है उससे भी एक बड़ा मान होता है। हम पहले ही बता चुका हूं जो ये अनंत है कोई भी संख्या नहीं है, ये सिर्फ हमारी कल्पना है। अनंत कोई भी संख्या नहीं है, ये हमारी कल्पना है। प्लस अनंत का मतलब होता है आप कितनी भी बड़ी संख्या सोच लीजिए और वो अनंत उससे भी बड़ी संख्या होती है। तो x टेंस टू इंफिनिटी का अर्थ होता है x है जो आप कितनी भी बड़ी संख्या सोचिए उससे भी बड़ी संख्या है। x हमारे द्वारा सोची गई बड़ी से बड़ी, x हमारे द्वारा सोची गई बड़ी से बड़ी संख्या से भी बड़ी संख्या है। x है वो हमारे द्वारा जो बड़ी से बड़ी संख्या सोची गई है उससे भी बड़ी संख्या है। एक बात और, अभी मैं आपको कह रहा था x टेंस टू a का अर्थ होता है x a के पास जाएगा लेकिन उसके बराबर नहीं होगा, लेकिन x टेंस टू इंफिनिटी और x बराबर इंफिनिटी ये दोनों बात एक ही होते हैं। जब आपको x इंफिनिटी बोले या x बराबर इंफिनिटी बोले, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। मैं दोबारा ये कहना चाह रहा हूं जो इंफिनिटी है वो कोई भी संख्या नहीं है, तो ये क्या होता है सिर्फ हमारी कल्पना है। प्लस इंफिनिटी का मतलब है आप कितनी बड़ी संख्या सोचिए उससे ही बड़ी संख्या है, और माइनस इंफिनिटी का मतलब होता है आप कितनी भी छोटी से छोटी संख्या सोचिए माइनस इंफिनिटी उससे भी छोटी एक संख्या होती है। तो x टेंस टू a के बहुत पास होता है लेकिन कभी बराबर नहीं होता, और x टेंस टू इंफिनिटी का मतलब होता है x है वो आप कितनी बड़ी संख्या सोचिए उससे भी एक बड़ी संख्या है। क्लियर है। तो ये हुआ x टेंस टू a और x टेंस टू इंफिनिटी का अंतर। अब देखिए लिमिट x टेंस टू a fx का मान, देखिए इसका मतलब क्या है, x टेंस टू a पर fx का मान कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे जैसे x a की ओर
जैसे जैसे x a की ओर अग्रसर होता है, जैसे जैसे x a की ओर अग्रसर होता है, तब fx का मान जिस fx का मान जिस निश्चित राशि की ओर जैसे जैसे x a की ओर अग्रसर होता है, तब fx का मान जिस निश्चित राशि की ओर अग्रसर होता है, वह निश्चित अद्वितीय राशि ए पर फलन fx की सीमा कहलाती है। दोबारा से देखिए, जैसे जैसे आप x को a की ओर ले जाओगे, तब fx का मान जिस निश्चित राशि की ओर अग्रसर होता है, वह निश्चित राशि है, वो क्या कहलाती है? a पर फलन fx की सीमा कहलाती है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, आपको दिया है fx बराबर x² माइनस 1 बटे x माइनस 1। क्लियर है? आपको x बराबर 1 पर fx की सीमा ज्ञात करो। देखिए, सबसे पहले आप इसको क्या लिख सकते हो? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बटे x माइनस 1। तो ये हो गया आपका x प्लस 1। ये आपका x है और ये आपका fx है। देखिए, सबसे पहले आप x का मान लीजिए 0.1। सबसे पहले आप 0.1 x का मान मैं ले रहा हूं, x बराबर 0.1। तो बताइए f 0.1 का मान क्या हो जाएगा? यहां से बताइए, f 0.1 ये हो जाएगा 1.1। अब आप x का मान लीजिए 0.2। तो बताइए fx कितना हो जाएगा? यहां से 1.2। अब आप लीजिए 0.4, तो fx हो जाएगा 1.4। आप 0.6 लीजिए तो ये हो जाएगा 1.6। fx का मान आप 0.7 लीजिए तो ये हो जाएगा 1.7। इसको आप 0.8 लीजिए तो ये हो जाएगा 1.8। 0.9 लेंगे तो आपका fx हो जाएगा 1.9। अब देखिए, आपका जो x है, जैसे जैसे किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? a की ओर। पहले 1.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। तो आप देखिए, जो आपका fx है, पहले 1.1 था, फिर 1.2 हो गया, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। बताओ किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? जैसे जैसे आपका x एक की ओर अग्रसर हो रहा है, वैसे वैसे आपका जो fx है, बताओ किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? 2 की ओर। देखिए, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। अर्थात जैसे जैसे आप x को एक की ओर ले जा रहे हो, आप जैसे जैसे x को कहां ले जा रहे हो? एक की तरफ, तो आपका fx किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? 2 की ओर। और देखिए, मैं आपको पहले बता चुका था, ये आपका क्या है? x बराबर 1। तो fx, इस पर x बराबर
सीमा होती है वो क्या होती है, इसके आसपास के जो बिंदु हैं उन पर उस फलन का मान क्या है। तो देखिए इस आप x बराबर 1 पर दो तरफ से आ सकते थे, एक यहाँ से और एक इधर से। तो सबसे पहले मैं आया इस साइड से, बाई साइड से 0.1 0.2 ऐसे आया ना, 0.1 0.2 0.2 0.3। मैं क्या कर रहा हूं, x को एक की ओर लेके आ रहा हूं। आप इधर से भी आ सकते हो, बताओ कैसे। 1.9 इधर आप देखिए 1.9 1.8 1.7। देखिए x हो गया, आप दूसरी सारणी बनाइए आप, ये आपका x, ये आपका fx। तो आप उधर से आइए, सपोज आप मान लीजिए 1.9, तो ये आपका fx हो जाएगा 2.9। आप लीजिए 1.8, तो ये हो जाएगा आपका 2.8। 1.7 लेंगे तो ये हो जाएगा 2.7। देखिए आपको fx दिया है x प्लस 1, तो आपको मैं x के मान रख रहा हूं और fx के मान बता रहा हूं क्या आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं x का मान जब आप एक की तरफ ले जाते हो तो आपको ये चेक करना है कि fx कहां पर अग्रसर हो रहा है। तो ये हो गया 2.9 2.8 2.6 2.6 पर देखेंगे तो 2.6 1.5 पे हो जाएगा, 2.5 1.4 पे हो जाएगा। ये fx कहां से निकाल रहा हूं, यहां से fx बराबर x प्लस a। 1.9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2.9, 1.8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2.8, 1.7 रखेंगे तो 2.7, 1.6 पर 2.6 और 1.5 पर 2.5, ये हो जाएगा 2.4, 1.3 पे ये हो जाएगा आपका 2.3, 1.2 पे हो जाएगा ये आपका 2.2 और 1.1 पे हो जाएगा ये 2.1 और 1.01 पे हो जाएगा 2.01। तो देखिए जब आप दाईं साइड से एक की तरफ आ रहे हो तब आपका fx भी किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, दो की तरफ। किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, दो की तरफ। जैसे जैसे आप चाहे x इधर से आ रहे हैं चाहे इधर से आ रहे हैं, आप x को एक की तरफ ला रहे हैं तो जो आपका fx है दोनों बार किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, दो की ओर। तो इस दो को क्या बोलते हैं, x बराबर 1 पर इस फलन की सीमा कहते हैं। देखिए मैं आपको इसका मीनिंग बता रहा हूं, ये आपको सीमा निकालने की विधियां अलग हैं जो आपको आसानी से सॉल्व कर देंगी। मैं सिर्फ आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि इसका मतलब होता क्या है। क्लियर है। इसके बाद आप देखिए आपको कुछ इसमें चीज काम में आने वाली है लिमिट के अंदर, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं। अभी तक तो मैंने आपको ये बताया है कि x टेंड्स टू a पर, अर्थात x बराबर a पर जो सीमा है वो क्या होती है। तो आप x को जैसे जैसे a की ओर अग्रसर करते हो, आप जैसे जैसे x को a की ओर ले जाते हो तो fx का मान जिस निश्चित राशि की ओर जा रहा है वो fx क्या कहलाती है, x टेंड्स टू a पर सीमा कहलाती है। अब देखिए इसमें काम आता है 0 तथा अनंत की अवधारणाएं कि 0 और अनंत क्या सिस्टम है। अनंत, सबसे पहले बात करता हूं मैं अनंत की। देखिए मैं आपको पहले बता चुका था अनंत है ये क्या होता है, वास्तविक जीवन में एक भगवान होता है। अनंत क्या है, अनंत की तुलना करते हैं हम साधारण जीवन में एक भगवान से। भगवान से कैसे करते हैं, देखिए जब भगवान की कोई संक्रिया नहीं होती है भगवान पर, सारे नियम भगवान के आगे फेल हो जाते हैं क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकता है, वो उसके हाथ में रहता है। अर्थात जो सांसारिक माया से भगवान दूर रहता है। इसी प्रकार से ये अनंत भी आपका जो सांसारिक मोह माया है उससे दूर रहता है। कैसे, देखिए अनंत में आप कोई भी नंबर लीजिए, आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए, ए क्या है, ए बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव।
तो आप अनंत में देखिए ए जोड़िए तब भी अनंत आता है, अनंत में से आप इसको घटाइए तब भी अनंत आता है, और आप अनंत में से मल्टीप्लाई करते हो तब भी अनंत आता है, और अनंत में आप इसको डिवाइड करते हैं तब भी अनंत आता है। और देखिए आप अनंत में इसको जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, इसमें भाग दीजिए, हमेशा क्या रहता है, अनंत आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था अनंत क्या है, साधारण जीवन का एक भगवान है। देखिए आपने कभी देखा होगा, कभी मंदिर में कोई पैसे वाला गया, कभी कोई व्यक्ति गया मंदिर में, पैसे वाला गया और उसने क्या कर दिया, उसमें 1-2 करोड़ का दान दे दिया। तो कभी भगवान पैसे वाला हो जाता है क्या? तो कितना भी पैसे दे दीजिए भगवान को, वो कभी पैसा वाला नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, आप यदि अनंत को कुछ दे देंगे तो ये नहीं वो अनंत से बड़ा हो जाएगा, तब वो अनंत ही रहेगा। जैसे भगवान को कुछ देने से भगवान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये नहीं कि वो पैसे वाला हो गया। तो आप अनंत में कुछ भी जोड़िए, आपको हमेशा क्या मिलता है, अनंत ही मिलेगा। उसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है, दुष्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान मंदिर में जाते हैं और वहां से चोरी करके ले आते हैं, वहां से उसकी मूर्ति को या कुछ यहाँ से सोना वगैरह कुछ ले आते हैं। तो कभी आपने सुना है कि भगवान कभी गरीब हो गया? तो भगवान ना तो कुछ लेने से गरीब होता है और ना कुछ देने से अमीर होता है। तो भगवान है आपकी जो सांसारिक मोह माया है, और मैथ के अंदर आप सांसारिक मोह माया क्या है, प्लस माइनस गुना और भाग। तो अनंत एक भगवान की उपाधि है जिस पर आपकी जो सांसारिक मोह माया है, अर्थात प्लस माइनस गुना और भाग, इनकी क्रियाओं से इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप अनंत में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भाग देंगे तो अनंत के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब बात करते हैं हम जीरो की। क्या होती है जीरो? तो जीरो को हम सांसारिक मोह में बात करें तो जीरो होती है हमारे शरीर की आत्मा। क्या होती है? जीरो होती है हमारी शरीर की आत्मा। तो आत्मा का मतलब क्या हुआ? जब देखिए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, उसकी आत्मा उसको छोड़कर चली जाती है। तो आत्मा छोड़ने से उस व्यक्ति का ना तो उंगली कम होती है, ना उसका वजन कम होता है, ना उसका किसी भी प्रकार से उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो आत्मा के गायब होने से, आत्मा के गायब होने से उस व्यक्ति के शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ना तो उसकी कोई उंगली कम होती है, ना उसका कोई वजन कम होता है, उस पर कोई भी प्रकार का अंतर नहीं आता है। तो इसी प्रकार मैथमेटिकल में आप किसी भी संख्या में जीरो को जोड़िए, चाहे इसको घटाइए, तभी क्या आता है, इसको जोड़ने से और घटाने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आप जानते हो जीरो आता है, और a बटे जीरो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो दोबारा सुनेंगे, अनंत आपका जो है सांसारिक जीवन में भगवान की उपाधि होता है। इसमें कुछ लेने से और कुछ देने से, ये नहीं ये क्या है, कम बढ़ जाए। भगवान की कभी महिमा कम नहीं होती है, चाहे उसको कुछ आप लीजिए, चाहे उसको आप कुछ दीजिए। उसके बाद गुणा करेंगे तब भी, और उसको डिवाइडेशन करेंगे तब भी। इसी प्रकार आपकी जो जीरो है, जीरो क्या है, हमारे शरीर की आत्मा है, जिसको आप बाहर निकलने से शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये मत सोचना आत्मा निकल जाएगी तो बढ़ जाएंगे, वो भी नहीं कहना चाह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं वजन पर और इस प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको क्या करना है, जीरो को आपको तुलना करनी है शरीर की आत्मा से, और अनंत की तुलना करनी है आपको भगवान से। आप भगवान को कुछ भी लें, कुछ भी दें, उस भगवान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अनंत और जीरो में ये आपको याद रखना है। आप जीरो को किसी में ऐड करें, घटाएं, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अनंत में आप कुछ भी जोड़ें, कुछ भी घटाएं, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला देखिए,
अनिर्धारित रूप। अनिर्धारित रूप। अनिर्धारित रूप का मतलब क्या होता है? देखिए, अनिर्धारित रूप का मतलब है जिनका निर्धारण संभव नहीं है। देखिए 0/0 क्या है आपका? 0/0। देखिए आप सब कुछ पहले से पढ़ चुके हो 11th क्लास में, मैं आपको एक बार रिवीजन दोबारा से करा रहा हूं। आपको संततता के अंदर सीमा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यदि आपकी सीमा क्लियर है तो संततता के अंदर आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आप संततता से पहले क्या पढ़ेंगे? सीमा। तो अनिर्धारित रूप क्या होता है? 0/0। उसके बाद देखिए अनंत 0 की पावर 0। तीसरा होता है आपका अनंत/अनंत, और चौथा है आपका अनंत माइनस अनंत। पांचवा है आपका a की पावर अनंत, और छठवां है आपका 0 × अनंत, और आपका सातवां रूप होता है इसका, सातवां रूप है आपका इसका। देखिए आपके टोटल 7 अनिर्धारित रूप होते हैं। आप जब सीमा को हल करेंगे तब इनका विशेष योगदान रहता है। तो आपके जो अनिर्धारित रूप कितने होते हैं? 7। 0/0, 0 की पावर 0, अनंत/अनंत, अनंत माइनस अनंत, उसके बाद a की पावर अनंत, और 0 × अनंत, और ये क्या है? अनंत की पावर 0। जब आपको ये दिख जाता है तब इनको क्या बोलते हैं? अनिर्धारित रूप। इनका क्या है? निर्धारण संभव नहीं है, इनका मान फिक्स नहीं होता है। देखिए इसका कारण क्या है? इनका मान, इसको अनिर्धारित रूप क्यों बोलते हैं? मैं सिर्फ आपको एक का रीजन बता रहा हूं। आपको याद रखने सात रूप की अनिर्धारित रूप कौन से हैं? आपके टोटल 7 अनिर्धारित रूप हैं। और ये अनिर्धारित रूप क्यों है? इसका कारण देखिए, आप सभी लोग जानते हो मैं 0 को लिख सकता हूं 0 × 1। आपका 0 बराबर होता है 0 × 1, क्योंकि जब आप 0 का गुना 1 से करेंगे तब भी क्या आएगा? 0 आएगा। जिस प्रकार से आप x × y बराबर आपको दिया है z, तो यहां से y का मान क्या होगा? z/x। इसी प्रकार से आप इसको थोड़ी देर के लिए z, इसको x और इसको y, तो मैं यहां से y का मान निकालना चाह रहा हूं। तो y यानी कि 1, तो 1 का मान हो जाएगा आपका 0/0। तो 0/0 का मान कितना आ गया? 1। इसी प्रकार देखिए मैं 0 को लिख सकता हूं 0 × 2। 0 को लिख सकता हूं मैं 0 × 2। तो अब यहां से 2 का मान बताओ क्या आएगा? 2 बराबर होगा 0/0। इसी प्रकार आप 0 को लिख सकते हो 0 × 3, तो यहां से 3 बराबर हो जाएगा 0/0। इसी प्रकार आप 0 को लिख सकते हो 0 × 4, तो आपका 4 बराबर हो जाएगा 0/0। तो आप देख रहे हो 0/0 1 के भी बराबर है, 0/0 2 के भी बराबर है, 0/0 3 के भी बराबर है, और 0/0 4 के भी बराबर है। तो हम इसका निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं कि 0/0 का एक्चुअल में मान क्या है। तो इस प्रकार का जो संख्या है उनको क्या बोलते हैं? हम अनिर्धारित रूप। क्लियर है? fx का x बराबर a पर मान, fx का x बराबर a पर मान तथा सीमा में अंतर। अगली हेडिंग है आपको fx की x बराबर 1 पर मान निकालते हैं और इस पर सीमा निकालते हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए जब आप x बराबर 1 पर fx का क्या निकालते हैं? मान, तो आप डायरेक्ट x की जगह पे क्या रखेंगे? a रखते हैं।
सपोज दैट आपको दिया है fx बराबर x² प्लस 1 और आपको मान निकालना है x बराबर 1 पर। तो बताओ कैसे रखेंगे? f ऑफ 1 बराबर हो जाएगा, जहां आपको x दिख रहा है वहां क्या रखना है? a। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। लेकिन आपको x बराबर a पर जब आपको सीमा निकालनी है तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि x बराबर a रखेंगे और उसकी सीमा आ जाएगी। तो सीमा का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आप x को जैसे जैसे a की ओर ले जाते हो, आप x को a की तरफ जैसे जैसे ले जाते हो, आपका जो fx है क्या है? fx जिस मान की ओर अग्रसर है वह x टेंड्स टू a पर fx की क्या कहलाती है? सीमा। तो देखिए इसमें तो x का मान 1 के बराबर होता है, लेकिन सीमा के अंदर x का जो मान है वो a की ओर अग्रसर होता है, अर्थात a के पास और पास बिल्कुल पास होता है, लेकिन कभी भी x के बराबर नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि लिमिट x टेंड्स टू a पर fx की सीमा क्या है? l है। x टेंड्स टू a पर fx के मान क्या है? l। तो देखिए ना तो यहाँ पर x का मान a के बराबर है और ना ही fx का मान कभी भी l के बराबर है। इसमें तो x a की ओर अग्रसर है तथा fx है वो किसकी ओर अग्रसर है? l की ओर। तो आप ये कभी नहीं बोलेंगे कि x का मान a है और fx का मान l है। वो एक अलग बात होती है जब आप संतरता पढ़ेंगे। यदि इस बिंदु पर फलन क्या है? संतर, तो ये दोनों चीज क्या हो जाती हैं? बराबर। क्लियर है? तो ये हुआ x बराबर a पर और इस बिंदु पर सीमा में क्या अंतर है? सिर्फ आपका थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इसमें तो डायरेक्ट x 1 के बराबर होता है, लेकिन सीमा में x कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, उसके बिल्कुल पास होगा। सपोज आपका x बराबर 1 यहाँ है तो आपका x टेंड्स टू a इसके बिल्कुल पास, कितना ही पास ले सकते हो, लेकिन x बराबर 1 नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये हुई आपकी फलन की सीमा और मान में अंतर। तो देखिए अब आप पढ़ेंगे फलन का जो सीमा है उसका मान कैसे निकालते हैं। तो टॉपिक डालेंगे सीमा ज्ञात करने की विधियां। सीमा ज्ञात करने की विधियां। सीमा ज्ञात करने की विधियां। सीमा ज्ञात करने की विधि, आपको 3 विधि याद रखनी है सीमा ज्ञात करने की। गुणनखंड विधि, दूसरी है आपकी प्रसार विधि, तीसरी है आपकी परमीकरण और एक लास्ट है और आपकी डी हॉस्पिटल रूल। देखिए आप सब कुछ पहले से पढ़ चुके हो, फिर भी आपको रिवाइज करा रहा हूं। सीमा ज्ञात करने की विधियां, आपको गुणनखंड विधि, प्रसार विधि, परमीकरण और डी हॉस्पिटल नियम, आप इन 4 विधियों के माध्यम से किसी भी प्रकार की सीमा का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए जो आपका डी हॉस्पिटल नियम है, डी हॉस्पिटल नियम यदि लागू हो रहा है तो आप इनमें से कोई सी विधि यूज नहीं करेंगे। कौन सी करेंगे? डायरेक्ट डी हॉस्पिटल नियम। ये विधि सबसे आसान है। कौन सी? डी हॉस्पिटल नियम। तो मैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चन 70 से 80% किससे कराऊंगा? डी हॉस्पिटल नियम से। फिर भी आपको मैं एक दो एग्जांपल सबके दे रहा हूं। आपको सारे क्वेश्चन लगभग किससे करने हैं? डी हॉस्पिटल नियम से। क्लियर है सभी को? सबसे पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि।
सपोज आपको निकालना है लिमिट x टेंस टू a x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1। तो सबसे पहली बात तो ये है, यदि आप सबसे पहले फंक्शन में x को 1 पुट करिए, आपका जो फंक्शन है उसमें लिमिट को पुट करिए। यदि आपका अनिर्धारित रूप आ रहा है, हो सकता है अनिर्धारित रूप आए और नहीं आए। यदि अनिर्धारित रूप आता है तो आप विधि लगाते हैं। आपकी जो जितनी विधियां हैं, चाहे वो गुणनखंड हो, चाहे वो परमेयकरण हो, चाहे वो डी हॉस्पिटल हो, ये विधि कब लगाते हैं? जब आप फंक्शन में उस लिमिट को रखने पर आपका जो फंक्शन है वो क्या बन जाता है? अनिर्धारित रूप। और अनिर्धारित रूप को आपको बताइए 7 प्रकार के होते हैं। सपोज देखिए, इससे पहले एक क्वेश्चन और देखिए, लिमिट x टेंस टू 2x प्लस 1। तो आप इसमें देखिए x बराबर 1 रखिए, तो ये कितना हो गया? 3 तो अनिर्धारित रूप है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट विधि लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आप ये बात विशेषकर ध्यान रखेंगे कि विधि कब लगाते हैं। विधि लगाएंगे जब लिमिट रखने पर फंक्शन में आपका जो फंक्शन क्या बन जाए? अनिर्धारित रूप। यदि अनिर्धारित रूप नहीं बनता है तो आप डायरेक्ट x को पुट करेंगे और आपका लिमिट को आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप x बराबर 1 रखिए, तो कितना हो जाएगा बताइए? 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1, और ये बराबर हो गया 0 बटे 0। और जब 0 बटे 0 का मतलब क्या है? अनिर्धारित रूप। अनिर्धारित रूप जब आपको लिमिट रखने पर क्या आ जाता है? अनिर्धारित रूप, तब आप अपनी विधियों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, लिमिट x टेंस टू 1, आप क्या करेंगे? आप इस अनिर्धारित रूप को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम गुणनखंड विधि। तो आप जानते हो x स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बटे x माइनस 1। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा लिमिट x टेंस टू a x प्लस 1। अब देखिए, आप x बराबर 1 रखिए, तो ये कितना हो गया? 2, और जो कि अनिर्धारित रूप है नहीं है। तो देखिए, आप गुणनखंड विधि से इस अनिर्धारित रूप को समाप्त कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, आपको दिया है सपोज लिमिट x टेंस टू 1 x क्यूब माइनस 1 बटे x माइनस 1। तो आप यहाँ पर x बराबर 1 रखिए, तो ये बनेगा आपका 0 बटे 0 फॉर्म। जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1, अर्थात 0 बटे 0। यदि आपको 0 बटे 0 रूप मिलेगा तो आप क्या करेंगे? इसमें विधि लगाएंगे, और सबसे पहले आप पढ़ रहे हो गुणनखंड विधि। तो देखिए, इसमें आप लगा सकते हो फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू a x माइनस 1 a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 बटे x माइनस 1, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये x माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके सामने लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आप यहाँ पर x बराबर 1 रख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड विधि के द्वारा क्या कर सकते हो? इस अनिर्धारित रूप को समाप्त कर सकते हैं। तो कल पढ़ेंगे आपके हम गुणनखंड विधि को समाप्त करके परमेयकरण विधि। ओके, धन्यवाद। देखिए, दोबारा बोल रहा हूँ आपको, जिस बच्चे को प्रश्नावली अध्याय नंबर 1 में समस्या आई है वो कमेंट में अपना प्रॉब्लम को बताएं, ताकि मैं आपको अगली क्लास में उनको सॉल्व करा सकूं। धन्यवाद।